हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परंपरा कॉमिक्स में अमावस की रात। अमावस की रात। विंध्याचल का विशाल भूभाग अकाल की चपेट में आया हुआ था। वहां के निवासी अपने स्थानों को छोड़ सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे थे। पलायन कर रहे इन्हीं लोगों में था पंडित गोविंद स्वामी अपने दो बेटों के साथ। पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? काशी। वहाँ पहुँच मैं जीवन यापन का कोई साधन खोजूंगा। अभी कितनी दूर है काशी? पिताजी, विजय शायद थक गया है। सामान मुझे देकर आप इसे कंधों पर बिठा लीजिए। पंडित गोविंद स्वामी ने वैसे ही किया। बहुत देर बाद वे एक नदी किनारे पहुंचे। अशोक, कुछ देर विश्राम करने के लिए ये जगह ठीक है। मैं स्वयं भी यही कहने वाला था पिताजी। भूख लगी है, भोजन भी कर लेंगे। केलों के पत्तों पर भोजन परोस वे खाने के लिए तैयार ही हुए थे कि तभी अलख निरंजन। ओह, एक महात्मा। भक्त, क्या अतिथि को भोजन नहीं कराओगे? स्वागत है महात्मन, कृपया पधारिए। भोजन से तृप्त होने के पश्चात साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर दोनों बच्चों की ओर देखते हुए पूछा, भक्त, ये दोनों बच्चे तुम्हारे पुत्र हैं? हाँ महात्मन। बड़े का नाम अशोक दत्त है और छोटे का विजय दत्त। इनकी माता की मृत्यु हो चुकी है। ओह। साधु ने बारी बारी से दोनों बच्चों की हस्तरेखाएं देखकर बताया, भक्त, वैसे तो तुम्हारे दोनों बच्चों का भविष्य बहुत कल्याण में है, परंतु कुछ काल के लिए तुम्हें अपने छोटे पुत्र का वियोग सहना पड़ेगा। परंतु चिंतित ना हो, इसका फिर से मिलन होगा और इस मिलन का साधक होगा तुम्हारा बड़ा पुत्र। महात्मन, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं कि मुझे पुत्र का वियोग न सहना पड़े? होनी बलवान होती है भक्त। नियति के चक्र को कोई नहीं रोक सकता। यह एक शाश्वत विधान है। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मण काफ़ी देर तक चिंता में डूबा रहा, लेकिन फिर उसने अपना सामान उठाया और बच्चों को साथ ले पुनः अपने मार्ग पर चल पड़ा। कई दिन की यात्रा के बाद आखिर एक दिन लो आ पहुंचा काशी। वो सामने देखो, मंदिरों के चमकते ऊंचे ऊंचे कलश। आज रात हम इस मंदिर में रुकेंगे और भोर की बेला में कल नगर में चलेंगे। लेकिन आधी रात के समय जब सभी यात्री थक कर सोए पड़े थे तो अचानक, पिताजी, भैया जल्दी उठिए। क्या हुआ बेटे? क्या नींद में कोई बुरा सपने देख लिया? मुझे बहुत ठंड लग रही है, शरीर सुन्न होता जा रहा है। अरे, इसे तो बहुत तेज ज्वर है। ज़रूर यात्रा की थकावट से ऐसा हुआ है। अशोक, अपनी भी चादर इसे उड़ा दो, शायद उसे कुछ आराम मिले। हाँ हाँ ज़रूर। बड़े बेटे ने वैसे ही किया। कुछ देर बाद, बेटे कुछ राहत मिली? नहीं पिताजी, ठंड और भी तेज़ हो गई है। जल्दी से आग जलाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आग? इस वक्त आग कहाँ से लाऊं? पुत्र, लकड़ियाँ तो है ही नहीं। ओह। हौसला रखो विजय, सवेरा होते ही हम तुम्हें नगर के किसी अच्छे वैद्य से दवा दिलवा देंगे। ओह, तब तक तो मेरा दम ही निकल जाएगा। तभी छोटे बेटे की निगाहें शमशान की ओर घूमी। पिताजी, उधर देखिए, वो रही आग। मुझे उस आग के पास ले चलो, तभी ठंड से बचाव होगा। वहाँ नहीं नहीं, वहाँ नहीं। वह शमशान है, वहाँ भूत पिशाच विचरण करते हैं। तुम जैसे छोटे बालक को इस समय वहाँ ले जाना खतरे से खाली नहीं। और यदि इस बीच मेरा दम निकल गया तो? मत करो ऐसी अशुभ बातें, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। पिताजी, मैं भूत प्रेतों से नहीं डरता, आप मुझे निशंक होकर वहाँ ले चलिए। बेटे की गंभीर हालत देखकर और उसके बार बार आग्रह करने पर गोविंद स्वामी विवश हो गया। मना तो नहीं करता, मन तो नहीं करता तुम्हें इस वक्त शमशान ले जाने पर। तुम्हारी हालत भी नहीं देखी जा रही है। ठीक है, चलो। और बड़े बेटे को वहीं छोड़ वह शमशान की ओर चल पड़ा। कुछ देर पश्चात वे दोनों एक जलती चिता के सामने बैठे हुए थे। तभी अचानक, पिताजी, अग्नि के भीतर ये गोल गोल क्या जल रहा है? बेटा, ये उस मानव का कपाल यानी सिर है, जिसका नश्वर शरीर इस अग्नि में जल रहा है। कुरेद कर देखूं मानव कपाल के अंदर क्या होता है। अगले पल तड़ाक! आथू! अरे उफ, ये तूने क्या किया? आथू! मैंने तो उत्सुकता वजह से कुरेदा ही था, तभी यह फट गया और लिसलिसा पदार्थ। आथू! तभी अचानक लड़के में एक महान परिवर्तन होने लगा। हा 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 हा। हे भगवान, ये क्या? हा 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 हा। बचाओ बचाओ! अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता बूढ़े। लेकिन जैसे ही राक्षस ने उसे निकलने के लिए सिर अपना विकराल मुंह खोला, कपाल फोड़, छोड़ दो उसे।
वह तुम्हारा शिकार नहीं। आए, ये कौन बोला? फिर राक्षस ने तुरंत अपने शिकार को छोड़ा और आवाज़ की दिशा में उड़ गया। थड़ाम! फिर अरे गायब हो गया। बाप रे, भागूं। ब्राह्मण ने मंदिर के द्वार पर पहुंचकर ही दम लिया। अरे आपको क्या हुआ पिताजी? और जब वह कुछ शांत हुआ, बेटा अनहोनी हो गई, परदेश में आकर हम बर्बाद हो गए। मगर हुआ क्या? और विजय कहाँ है? विजय? वह तो कपाल फोड़ राक्षस बन गया है। ओह नहीं पिताजी, ये सब कैसे हुआ? ब्राह्मण ने उसे सारी बात बताई। सुनकर आह विजय मेरे भाई, अशोक दहाड़े मारकर रोने लगा। यात्रा यात्री उनका रुदन सुनकर उनके पास आए और उनकी आपबीती सुनकर उन्हें सांत्वना देने लगे। धीरज रखो ब्राह्मण देवता, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। होनी होकर ही रहती है, उसे कोई नहीं टाल सकता। सामर्थ्यवान होते हुए भी भगवान राम को वनवास भोगना पड़ा था। हम तुम तो फिर भी एक साधारण इंसान हैं। समझाने पर पिता पुत्र का संताप कुछ कम हुआ। दूसरे दिन सुबह काशी का एक संभ्रांत नागरिक देवी पूजा के लिए वहां पहुंचा और विषादग्रस्त ब्राह्मण से पूछा, मैं समुद्रगुप्त हूँ, इस नगर का एक संभ्रांत व्यापारी। अपने दुख का कारण बताओ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। गोविंद स्वामी ने उसे अपनी आपबीती सुनाई। सुनकर, पंडित संकट की इस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो मेरे साथ। समुद्रगुप्त उन्हें अपने विशाल आवास में ले आया। आज से तुम दोनों यहीं रहोगे, मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा, परिवार के एक सदस्य की तरह। अपने वचन के अनुसार समुद्र दत्त ने अशोक की शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध किया। उसकी रुचि के अनुकूल इसे मल्ल विद्या यानी पहलवानी सिखलाई। इसी बीच अशोक दत्त युवा होने लगा। युवा होने पर अशोक दत्त एक प्रख्यात पहलवान बना। उसने अनेक मशहूर पहलवानों को परास्त किया। फिर एक विशेष अवसर पर काशी राज्य के नागरिकों, दक्षिण के इस योद्धा का दावा है कि कोई इसे परास्त नहीं कर सकता। अतः है कोई इस राज्य में ऐसा बलवान जो मल्ल युद्ध में इसे पराजित कर सके? कोई भी पहलवान उससे भिड़ने का साहस न जुटा सका। काशीराज के चेहरे पर निराशा व्याप्त हो गई। अफसोस, तब तो बिना कुश्ती किए ही प्रथम पुरस्कार दक्षिण के इस पहलवान को देना होगा। ठहरिए महाराज, मुझे स्वीकार है इसका दावा। शाबाश। और फिर दर्शकों के भारी कोलाहल के बीच कुश्ती आरंभ हुई और पहले ही दाव में अशोक ने अपने प्रतिद्वंदी को तारे दिखा दिए। ठप आओ! काशीराज ने अखाड़े में पहुंच अशोक का आलिंगन बद्ध कर लिया। शाबाश नौजवान, तुम्हारी श्रेष्ठता अप्रतिम है। फिर महाराज ने अपने हाथों से उसे जीत का प्रथम पुरस्कार दिया। लो वत्स, राज्य के श्रेष्ठतम मल्ल योद्धा होने का पुरस्कार। धन्यवाद महाराज। फिर काशी नरेश उसे अपने राजमहल में ले आए। वत्स, मैंने तुम्हें अपना प्रमुख अंगरक्षक बनाने का निश्चय किया। क्या तुम्हें यह पद स्वीकार है? यह तो मेरा अहोभाग्य है महाराज। अपनी कर्तव्य निष्ठा से अशोक ने शीघ्र ही महाराज का मन मोह लिया और काशी नरेश उसे पुत्रवत प्यार करने लगे। एक दिन महल में, महारानी कैसा लगा ये नौजवान? बहुत ही सचरित्र, बेहद मृदुभाषी, शूरवीर भी है। क्यों न अपनी बेटी मदन लेखा का विवाह? नहीं स्वामी, इतनी शीघ्रता अच्छी नहीं। इस विषय में अपनी बेटी की राय जाननी भी बहुत ज़रूरी है। कल अमावस्या है, मैं चंडी पूजा के लिए नगर से बाहर जाऊंगा। तुम राजकुमारी के विचार जानने की कोशिश करना। ठीक है स्वामी। अगले दिन काशी नरेश चंडिका पूजा के लिए रवाना हुए और मंदिर में पहुंच देर तक देवी की पूजा अर्चना की। लेकिन अर्धरात्रि को वापस लौटते समय अचानक पानी, पानी। अरे अर्धरात्रि में ये किसकी आवाज़? पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। अशोक, झुरमुट के पीछे कोई आदमी प्यास से तड़प रहा है, उसके लिए जल का प्रबंध करो। अवश्य, परंतु महाराज, जल का पात्र लेने के लिए तो मुझे फिर मंदिर में वापस जाना होगा। प्यासे को जल पिलाना पुण्य का काम है, तुम उसे जल देकर आओ। मैं राजमार्ग पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर अशोक दत्त पुनः मंदिर की ओर चल पड़ा। शीघ्र ही, पानी, मुझे पानी चाहिए। ज़रा धैर्य रखो भाई, मैं आ रहा हूँ जल लेकर। वह आवाज़ लगाने वाले के पास पहुंचा। लो, मैं जल ले आया। कौन है प्यासा? तभी उसने एक अजीब सा दृश्य देखा। अर्धरात्रि के समय पेड़ पर लटका एक आदमी और ये सुंदर स्त्री, क्या चक्कर है ये? अशोक स्त्री से बोला, देवी कौन हो तुम? मैं इस अभागे आदमी की पत्नी हूँ और सती होने के लिए निकली हूँ, पर 3 दिन गुजर गए हैं, इस अभागे के प्राणी नहीं निकल रहे। इसे किस अपराध में पेड़ पर लटकाया गया था? निर्दोष है ये। दंडाधिकारी ने इसे व्यक्तिगत शत्रुता के कारण दंड दिया है। ओह युवक, तुम बहुत दयालु हो जो इस घड़ी में सहायता के लिए पहुंचे। अब थोड़ा सा कष्ट और करो। कैसा कष्ट? मेरी मदद करो ताकि मैं इस जल को अपने पति के मुख पर डाल सकूं। अवश्य।
तुम मेरी पीठ पर खड़ी होकर इसे जल पिला दो। कहीं तुम डगमगा तो नहीं जाओगे? कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत होकर अपना काम करो। स्त्री ने वैसे ही किया। जब काफ़ी देर हो गई तो अशोक ने उसका भार सहना कठिन लगने लगा। ये क्या परिवर्तन? अचानक वजन क्यों बढ़ने लगा इसका? तभी टप टप। अरे ये क्या, मेरे हाथ पर खून की बूंदें? देखूं तो आखिर ये क्या कर रही है। इतना सोचकर उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके ऊपर की ओर देखा। देखते ही उसका समूचा जिस्म बुरी तरह सिहर उठा। हे ईश्वर, ये तो कोई राक्षसी है जो मानव रक्त पी रही है। पर दूसरे ही क्षण उसका पौरुष जाग उठा। दुष्टा, मुझसे धोखा। ठहर, अभी इस दुष्टता का मजा चखाता हूं तुझे। लेकिन तभी सटाक थम, और अगले ही पल जूम, भाग गई और वह पेड़ पर लटका आदमी भी गायब हो गया। अफसोस, मैं मायाविनी मुझे मूर्ख बना गई। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? खैर, ज़्यादा घाटे में नहीं रहा। पायल कीमती मालूम होती है। सोचता हुआ वह राजमार्ग की ओर वापस लौट पड़ा। दूसरे दिन महल में, महारानी जी, आपके लिए एक उपहार। वाह, अद्भुत है ना कारीगरी का बेजोड़ नमूना। बेशक, पर यह अशोक के पास कहाँ से आई? अशोक ने मुझे बताया कि राज शमशान में एक मायाविनी से छीनी है इसने ये पायल। अशोक, रात अपने साथ घटी घटना महारानी को सुनाओ। अवश्य। कल रात महाराज के आदेश पर मैं शमशान में एक प्यासे को जल पिलाने गया और अशोक ने रात वाली घटना को फिर से बयान किया। सुनकर, स्वामी, राज्य के उत्तम कारीगरों से इस नमूने की दूसरी पायल बनवाई है। मैं पायल के उस जोड़े को अपनी बेटी को उसके विवाह उत्सव पर भेंट करूंगी। काशी नरेश ने राज्य के श्रेष्ठ स्वर्णकार बुलाए। तुम सब लोग अपने फन में माहिर हो, क्या तुम इस पायल जैसी दूसरी पायल तैयार कर सकते हो? सबने बारी बारी से देख निराशा जाहिर की। असंभव है महाराज, कारीगरी का श्रेष्ठतम नमूना है यह पायल। ये किसी मानव की कलाकृति नहीं हो सकती। कोई दैवीय शक्ति ही अपनी माया से इसका निर्माण कर सकती है। और जब महारानी ने यह बात सुनी तो काश इस पायल का जोड़ा मिल जाता। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि इसे बेटी को भेंट करने की। वह उदास हो गई। महारानी की उदासीनता नहीं देखी गई अशोक दत्त से। निराश मत होइए महारानी जी, इस पायल का जोड़ा मैं आपको ला कर दूंगा। कहाँ से? उसी मायाविनी से जिससे इसे छीना है मैंने। असंभव, माया लोक में रहती है मायाविनी। बहुत मुश्किल है उस तक पहुंचना। वह कहीं क्यों ना रहती हो, मैं उसे खोज निकालूंगा, ये मेरा वादा है। ये काम कठिन ज़रूर है पर असंभव नहीं है। हाँ, उसे खोजने में समय अवश्य लग सकता मुझे विशेष जल्दी नहीं, तुम उसे खोजो। महारानी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो सकूं। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अशोक दत्त वहाँ से वापस लौट पड़ा। अपने कक्ष में आकर गंभीरता से मनन किया अशोक दत्त ने। मायाविनी शमशान में मिली थी और रात थी अमावस की। आसुरी प्रवृत्ति या फिर साधक लोग ही ऐसे समय में शमशान में जाते हैं शव साधना के लिए। उस स्त्री ने मेरे कंधों पर चढ़कर अपने तथाकथित पति का रक्तपान किया था। उसका अर्थ साफ है, वह आसुरी प्रवृत्ति की किसी जाति की स्त्री थी। लेकिन वह थी कौन? कोई यक्षिणी, डंकिनी, पिशाचनी या फिर कोई विद्याधरी? शमशान में पहुंचने पर ही पता लग सकता है उसका। वहीं इस रहस्य को जानने का यत्न करूंगा। वह शमशान में जा पहुंचा। हु हा 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 हा। भाग जाओ अशरीरियों, मैं डरने वाला नहीं। तुम मेरा मनोबल नहीं तोड़ सकते शैतानों। जूम। इस प्रकार आत्माओं से लड़ते हुए उसने कई रातें बिताई। अंततः आ पहुंची अमावस की अंधेरी रात। पिछली बार आज ही की रात को मिली थी वह मायाविनी। देखूं आज भी आती है या नहीं। यही थी वह जगह, कहीं छिपकर प्रतीक्षा करूं उसकी। ठीक आधी रात को दूर से कहीं कुछ आवाज़ें उभरी। छन छुन छन। घुंघरू की आवाज़। झाड़ियों से गुजरता हुआ आवाज़ की दिशा में पहुंचा। ओह, कृत्रिम प्रकाश में मनोहारी नृत्य करती स्त्रियां। अवश्य ये या तो देवबाला हैं या फिर यक्षिणी। फिर वह सतर्कतापूर्वक उनके पास पहुंचा। वाह, अति सुंदर। चपल, चपला। उफ, हमें देख लिया इस मानव ने। भागो चपला, भागो। खलबली मच गई नृत्यांगनाओं में। और अगले ही पल जुम जुम जुम। छोड़ो छोड़ो मुझे। डरो मत सुंदरी, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं करूँगा। बैठो और मेरी जिज्ञासा शांत करो। तो तुम तो वही हो। ठीक पहचाना, तुम्हारी ही तलाश में भटक रहा हूँ मैं इस शमशान में। ओह, फंस गई। अचानक, नहीं, आज नहीं बचोगी सुंदरी। उई! जब तक अपना परिचय और उस पायल का जोड़ा मुझे ना दे दोगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ युवक, कृपया मुझे जाने दो। सीधी और स्पष्ट बात। परिचय और पायल का जोड़ा दो और जाओ। मैं विद्याधर लोक के राजा कपाल फोड़ के दरबार के मुख्य नर्तकी हूँ।
रमणा नाम है मेरा। कपाल फोड़? कहीं सुना है ये नाम? ज़रूर सुना होगा युवक। मैं तुमसे फिर विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। ऐसी जल्दी भी क्या है, अभी तो काफ़ी रात बाकी है। मेरी व्यवस्था समझो युवक। दूसरी पायल मेरे घर पर रखी है, उसे लेने के लिए तुम्हें विद्याधर लोक चलना होगा। तुम मायाविनी हो, मुझे ले जाकर किसी विपत्ति में फंसा दिया तो? विश्वकर्मा की सौगंध, तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करूंगी। मायाविनी की बात पर विश्वास किया अशोक दत्त ने और उड़ चला उसके साथ। जूम। लेकिन एक अघोरी से उसका अस्तित्व छुपा न रह सका। अरे महान आश्चर्य! एक सुंदर स्त्री और उसके पांव पकड़े आकाश में उड़ता एक नौजवान। वह स्त्री जरूर साधना है उस युवक की, और युवक है साधक। उफ, जिस उद्देश्य के लिए मैं वर्षों से साधना कर रहा हूँ वह उस युवक ने पूरा भी कर डाला। युवक राष्ट्रीय वस्त्रों में था, इसका मतलब है वह राजघराने का ही कोई व्यक्ति है। वह युवक मेरे लिए उपयोगी हो सकता है। राजघराने में जाकर पता लगाऊं। और अघोरी चल पड़ा नगर की ओर। और एक राजमार्ग पर प्रातः भ्रमण के लिए निकले काशी नरेश को अपनी ओर आते देख वह ठिठक गया। अरे वह काशी नरेश तो स्वयं इधर आ रहे हैं। और जैसे ही वे निकट से गुजरे, राजन ठहरिए। राजन, क्या कोई राजसी व्यक्ति तंत्र मंत्र ज्ञान में रुचि रखता है, हम अघोरियों की तरह? तुम क्यों पूछ रहे हो? आज रात मैंने एक राष्ट्रीय पुरुष को एक सुंदर स्त्री के पीछे उड़कर जाते, इतना कहकर अघोरी ने पूर्ण घटना का वर्णन किया, जिसे सुनकर सोच में पड़ गए काशी नरेश। वह जरूर अशोक दत्ती होगा। तो क्या वह मायाविनी उसे ले उड़ी है? आपने उत्तर नहीं दिया राजन। अघोरी की भावनाएं दूषित लगती हैं, ना बताना ही उचित रहेगा। नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति राजघराने में नहीं है, कहकर काशी नरेश वहाँ से चले गए। काशी नरेश के जाने के बाद मूर्ख समझता है, झूठ बोलकर मुझे भरमा देगा, पर मेरा नाम भी अघोरी चंद्रचूड़ है। सच्चाई को जानकारी दम लूंगा। उधर जब काशी नरेश राजमहल में पहुंचे, महारानी बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ? अपना अशोक विपत्ति में फंस गया है। ओ नहीं, कैसे? काशी नरेश ने अघोरी से हुआ वार्तालाप दोहराया। सुनकर, महाराज, मेरे ही कारण अशोक विपत्ति में फंसा है। अगर उसे कुछ हो गया तो कलंक का टीका लग जाएगा मेरे माथे पर। मैं तुम्हारे मन की भावनाएं समझ रहा हूँ महारानी। मुझे भी अब अफसोस हो रहा है कि मैंने उसे जाने की आज्ञा क्यों दी। अशोक के बूढ़े पिता को यह बात मालूम हो गई तो सदमे से मर ही जाएगा। बेचारा छोटा बेटा तो पहले ही खो चुका है, अब बड़ा भी गया। हमने यथासंभव इस बात को गुप्त रखना है। इस बीच में कोई उपाय सोचता हूँ उसकी सलामती के लिए। लेकिन गुप्त न रह सकी वह बात और माध्यम बना अघोरी चंद्रचूड़। जरा ठहरिए श्रीमान, क्या राज परिवार में कोई ऐसा युवक है जो लगभग 20-22 वर्ष की आयु का है, सेहत से बलिष्ठ? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें ज़रूर मालूम होगा, राज परिवार के एक आकर्षक बलिष्ठ नौजवान के बारे में, उम्र 20-22 के मध्य। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं राज परिवार में? अरे क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो बाबा? काशी नरेश के एक ही तो औलाद है, राजकुमारी मदन लेखा। ओह, हिम्मत नहीं आ रही है गोरी ने। राजमहल की उस दासी को ज़रूर मालूम होना चाहिए। सेठ, जल्दी से राजकुमारी का प्रिय मिष्ठान बनवा दो। रसगुल्ले? हाँ हाँ ज़रूर, अभी लीजिए। देवी ज़रा सुनना। बाबा, मुझसे कहा? हाँ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि राज परिवार में कोई ऐसा बलिष्ठ नौजवान है जिसकी उम्र 20-22 वर्ष के मध्य हो? कुछ पल सोचने के बाद उत्तर दिया दासी ने। एक युवक है तो ऐसा, पर वह राजपुरुष नहीं, महाराज का अंगरक्षक है। अच्छा, क्या नाम है उसका? उसका नाम है अशोक दत्त। बाबा, उससे मिलना है तो व्यापारी समुद्र दत्त के घर जाओ। अघोरी व्यापारी समुद्र दत्त के आवास पर पहुंचा। आप दोनों में से अशोक दत्त किसका पुत्र है? मेरा भी। क्या मुझसे प्रयास कर रहे हो श्रीमान? भला एक व्यक्ति दो पिता की संतान कैसे हो सकता है? मैं उसका जन्मदाता हूँ और मैं उसका पोषक। बूढ़े सठियागा लगते हैं, पर मुझे क्या। ठीक है, तब तो आप दोनों के लिए एक दुखदायी समाचार है। कैसा दुखदायी समाचार? आपके पुत्र को एक मायाविनी ले हुई है। आपका पुत्र गया, अब वह कभी वापस नहीं लौटेगा। सुनकर सन्न रह गए दोनों व्रत। लेकिन फिर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दीजिए कि आपने हमसे परिहास किया है। परिहास? परिहास के लिए मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता है क्या? यानी कि बात सही है? हाँ, बिल्कुल सच। मेरी बात का यकीन नहीं तो जाओ राजमहल में जाकर पूछो महाराज से कि कहाँ है तुम्हारा बेटा। पंडित, चलो महाराज के पास चलते हैं। हाँ चलो। दोनों नंगे पांव ही महल की ओर दौड़ लिए। अघोरी कुटिलतापूर्ण हंसी हंसा और बढ़ गया दरवाजे की ओर। क्या अशोक दत्त मायाविनी से माया का पायल का जोड़ा लाने में कामयाब हो सका? कौन था कपाल फोड़ राक्षस, और विजय दत्त ने से उसका क्या संबंध था? अघोरी चंद्रचूड़ अशोक से कौन सा स्वार्थ सिद्ध करना चाहता था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इस कॉमिक के अगले भाग कपाल फोड़ का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कपाल फोड़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।